जय हिंद। विवर्स 26 अप्रैल के द हिंदू पेपर की एनालिसिस करेंगे। मेरे बारे में एक आर्टिकल है बाई एम के नारायणन, जो कि फॉर्मर एनएसए हैं, फॉर्मर डायरेक्टर आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। इनका एक आर्टिकल है इंडिविजुअल लीडरशिप एंड द स्टोरी ऑफ अ नेशन। ये बांग्लादेश के लिबरेशन के ऊपर है, उसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। नाउ फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश एंड इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, उनका बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेश के लिबरेशन में। सो कुछ डिटेल्स। बांग्लादेश, जिसको अर्लियर पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से, लिबरेटेड मार्च 26 1971 अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु भी कहा जाता था। शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे। देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी विद स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड रिजॉल्व। ये बहुत जरूरी है। बांग्लादेश की जब भी लिबरेशन की बात होगी तो इंदिरा गांधी के मजबूत इरादों, दृढ़ इरादों का निश्चय ही बात होगा। क्यों होगा अभी हम देखेंगे। इज नोन टू बी द रियल आर्किटेक्ट, यही मेन आर्किटेक्ट थी इस बांग्लादेश के फॉर्मेशन का। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि यूएस नेवी की जो 7th फ्लीट है, लेड बाय द यूएसएस इंटरप्राइज, जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो बे ऑफ बंगाल में आया था उस समय इंडिया को धमकाने के लिए। और उस समय यूएस के जो प्रेसिडेंट थे रिचर्ड निक्सन थे। तो बात यह है कि पाकिस्तान के साथ ये जो मामला चल रहा था ईस्ट पाकिस्तान का लिबरेट कराने का, तो उससे कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे वो नाखुश थे। तो उस कंडीशन में ये यूएस ने अपने इस 7th फ्लीट के एक जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था यूएसएस इंटरप्राइज, उसको भेजा था ताकि बे ऑफ बंगाल में, ताकि भारत डर जाए। लेकिन इंदिरा गांधी बिल्कुल अपने इरादों पे अडिग थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको। जिस मिशन को उन्होंने उठाया था उसको कंप्लीट करना चाह रही थी। देन इनक्रेडिबल इंडिया इसलिए क्योंकि इंडिया डिड नॉट क्लेम एनीथिंग आफ्टर द वॉर। जब लड़ाई हो गई 1971 की, तो भारत ने बांग्लादेश से कुछ भी क्लेम नहीं किया, जो कि बहुत रेयर है आज के इस वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में। अदर सिग्निफिकेंस ऑफ 1971, 1971 का और महत्व क्या है। एक तो बांग्लादेश का लिबरेशन, साथ में जो इंडिया सपोर्टेड टू श्रीलंका टू डिफीट जनता विमुक्ति पेरमुना, जिसको शॉर्ट में आप जेवीपी बोलते हैं, इसकी वजह से भी 1971 का बहुत महत्व है। तो दूसरा कि जब दो इंसिडेंट की जब हम वर्ल्ड को याद दिलाते हैं, एक तो बांग्लादेश में जाके अभी जो वहां पे पूरा सेलिब्रेशन हुआ बांग्लादेश का लिबरेशन का, तो उस ये जो चीजें हैं इससे हम वर्ल्ड को ये मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी क्रीडेंशियल्स है वो बहुत स्ट्रांग है, इसको हम और बेहतर बना रहे हैं। देन ग्रेट लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी, ये तो बिना इनके डिस्कशन के बात पूरी नहीं होगी, बिकॉज मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान केम टू इंडिया। जब वहां पे ये सब प्रताड़ना चल रही थी, बहुत अन्याय हो रहा था और अत्याचार हो रहा था, तो बहुत सारे लाखों रेफ्यूजी जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान से, बांग्लादेश से इंडिया आए। तो कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन वी एक्टेड विद एक्सट्रीम केयर। इतना आसान नहीं होता कि जब लाखों रेफ्यूजी आपके यहाँ आए और आप बहुत केयर से और बहुत ध्यान से उस पर एक्शन ले, और ऊपर से जो यूएस का जो दबाव था, 1971 का वॉर था, वो सारी चीजें, तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी लीडरशिप, एक अच्छी महान लीडरशिप की आवश्यकता थी, एंड दैट वी स्टूड। देन ऑन 3 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान ने इंडिया पे वॉर किया, तब जाके हमने रिटेलिएट किया। ध्यान देंगे, रिटेलिएट वर्ड का मीनिंग होता है कोई पहले आपके ऊपर अटैक करता है, तब जाके आप उसको जवाब देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिटेलिएट। ये आपके वर्ड पावर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले हमने युद्ध शुरू नहीं किया, पाकिस्तान ने ये अटैक किया, तब जाके इंडिया ने रिटेलिएट किया। मतलब तब तक हम शांति की ही अपेक्षा कर रहे थे, और जो हमारा मिशन था कि ये अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेशियों को या ईस्ट पाकिस्तान को मुक्त कराना है, उस पर हम काम कर रहे थे, लेकिन हमने अटैक नहीं किया। नाउ ग्रेट पॉलिटिकल फिनिशी क्वालिटी ऑफ इंदिरा गांधी। फिनिशी का मतलब होता है क्वालिटी, बेसिकली पॉलिटिकल क्वालिटी। तो यहाँ पे कुछ और क्वालिटी की हम बात करेंगे। क्या हुआ इंसिडेंट, ताजुद्दीन अहमद सीक्रेटली सोन इन एज द पीएम ऑफ एन इंडिपेंडेंट बांग्लादेश। ये सीक्रेटली इनको कसम दिया गया, इन्होंने शपथ ले ली कि वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश के पीएम है। फिर उनको क्या किया गया, ही वॉज इंस्टॉल्ड इन मुजीब नगर। इनको सीक्रेटली मुजीब नगर से ही ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से ये काम करते थे। एंड इंडिया रिकॉग्नाइज द फैक्ट बिफोर इंटरवीनिंग। भारत ने ऑफिशियली या सबके सामने इंटरवीन करने से पहले इस चीज को समझा कि जब तक ये ताजुद्दीन अहमद को उन नेशनली, उनके देश में और इंटरनेशनली, जब तक ये लीगैलिटी नहीं मिलेगी, लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी, जब तक इनको कानूनन ये मतलब हम प्रूफ नहीं करेंगे, तब तक जो है इतना आसान नहीं होगा इनको स्टैब्लिश करना।
देन कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हुआ है, गैदर्ड सपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी फॉर द ऑपरेशन बंगाली, जो ऑपरेशन बंगाली थे जिनके ऊपर अत्याचार प्रताड़ना हो रही थी ईस्ट पाकिस्तान में, उसके लिए इंदिरा गांधी ने सपोर्ट इकट्ठा किया इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी। देन यहाँ पे एक और की रोल था इंडियन सोवियत ट्रीटी, जो भारत रूस के बीच में जो ट्रीटी हुई थी 1971 की, वहां पर भी इसने एक बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। शॉट इन द आर्म एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है पॉजिटिव इफेक्ट। ये सारे वर्ड जो मैंने यूज किया है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो वो आर्टिकल है उसमें यूज हुआ है। देन रेगुलर मीटिंग एंड कांस्टेंट डायलॉग विद अपोजिशन लीडर्स कॉमन पब्लिक, इतना आसान नहीं होता जब आप किसी दूसरे के लिए आप लड़ाई करें, आप वॉर में आ जाते हैं, और वो भी जब एक बड़े कंट्री का एक थ्रेट है। तो यहाँ पे क्या है, रेगुलर मीटिंग किया इंदिरा गांधी ने एंड अपोजिशन के साथ भी, और काफी सपोर्ट मिला, एंड कॉमन पब्लिक के साथ भी उनको पिक्चर में रखे। देन फ्रीडम नॉट एन इजी पाथ, जी हाँ, इतना आसान नहीं था। स्ट्रगल ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान शुड नॉट गो इन वेन, इनका एक प्रिंसिपल था इंदिरा गांधी का कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। यूएस एंड अदर्स डिड नॉट वांट पाकिस्तान अ मेंबर ऑफ मेनी वेस्टर्न लेड मिलिट्री अलायंस लेट डाउन, ये यूएस एंड इनके साथ साथ कई सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान कहीं भी तरह से डाउन हो, और वो भी बगल के भारत से। Then many sympathizers did not support view US anger two of the oppressed population of East Pakistan। मेन बात ये भी है, कई सारे सिंपेथाइजर थे वर्ल्ड में, लेकिन यूएस के एंगर की वजह से, यूएस के रैथ की वजह से, रैथ यहाँ पे एक्चुअल वर्ड है, बड़ा क्रोध की वजह से उन्होंने कभी भी सामने आके सिंपैथी नहीं दिखाई, हेल्प ऑफर नहीं किया, बल्कि वो चाहते थे। अदर की ऑर्गेनाइजेशन की भी बात हुई है जो इस पूरे मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। हम जानते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तो बात हर जगह होती है, इसके अलावा साहब ने बताया हुआ है कि ये आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, रिसर्च एंड एनालिसिस वीक, रॉ का, एंड मुक्ति वाहिनी जो कि सिविलियन और आर्मी पर्सनल का पूरा एक ग्रुप था जिसने बहुत बड़ा रोल अदा किया इन सारी चीजों में, इस लिबरेशन में। देन शेख मुजीबुर रहमान के बारे में कुछ शब्द, ये इनको फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है बांग्लादेश का, एंड ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, एंड ही वाज प्राइम मिनिस्टर आल्सो बांग्लादेश में, तब तक जब तक उनकी हत्या प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उसी समय उनकी हत्या भी हुई थी 15 अगस्त 1975 को। तो आपको एग्जाम के नजरिए से ये जानना है, फादर ऑफ द नेशन बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट, ही वाज आल्सो प्राइम मिनिस्टर एंड ही वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग हिज पीएम टेन्योर। देन बांग्लादेश अब क्या है, बहुत अच्छा रिलेशन है हमारे साथ भी, और यहाँ पे जब बांग्लादेश की डेवलपमेंट की बात आती है तो वीमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, मेजर कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का काम किया है, जो इसकी डेवलपमेंट को और बढ़ा दिया है, एंड पॉजिटिव उत्प्रेरक। देन अ लॉट कैन बी अचीव, हमने इस इंसिडेंट से क्या सीखा, क्या देखा कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहे, और वो कोऑर्डिनेशन जो है पॉलिटिकल हो, वो कोऑर्डिनेशन डिप्लोमेटिक हो, वो मिलिट्री हो, इंटेलिजेंस और सिविल सेगमेंट, तो ये जब चीजें सारी एक साथ रहेंगी तो हम बहुत बड़ा चीजें अचीव कर सकते हैं, वो जो हमने बांग्लादेश का लिबरेशन के फॉर्म में देखा। देन एक और आर्टिकल है ग्रीन पार्टनरशिप, ये जो आर्टिकल है वो लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, द हाईएस्ट कार्बन एमिटर्स। तो यहाँ पे इस लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट, ये जो मीटिंग हुआ था ये यूएस ने ऑर्गेनाइज किया था, राष्ट्रपति बिडेन ने। तो इनका मेन जो फोकस था इस मीटिंग का कि जो हाईएस्ट कार्बन एमिटर कौन है जो ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। सो यहाँ पे ये जो मीटिंग था ऑर्गेनाइज बाय यूएस, एंड टॉप एमिटर्स जो हैं वर्ल्ड के, वो टॉप में पहला यूएसए है, दूसरा चाइना, और हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे बात ये भी हो रही थी कि फंडिंग एंड इनोवेशन, जी हाँ, पैसा एंड इनोवेशन, नए नए जो आविष्कार हैं, है ना, तरह तरह की चीजें, थोड़ा वैरायटी से खोजना, इनोवेशन करना, हेल्प टू कंट्रीज टू कीप ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 to 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, यदि इस तरह की चीजें हम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल है 2 से लेके 1.5 डिग्री तक नीचे रह सकता है। और सेम चीजें जो है ये पेरिस एग्रीमेंट में भी ये विजन है कि भाई ये लेवल को इसी लेवल के अंदर रखना है, इस डिग्री के, इस टेम्परेचर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को। देन भारत का क्या एक्शन है इसमें, यूज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज। आप समझ रहे हैं, ओपन सोर्स जो फ्री में अवेलेबल होता है, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, जो आईटी के हैं मेंबर वो जानते होंगे सोर्स कोड, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, ओके, जिसमें कुछ पे नहीं करना पड़ता आपको। फॉर एग्जांपल लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस लिनक्स आपने सुना होगा, एंड इसके कई सारे है ना, रेड हैट एंड बहुत सारे वर्जन है। और हमारे भारत का जो है बॉस बोलते हैं, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, बीओएसएस,
देन तो यहाँ पे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी को यूज करना है जिससे किसी को पे ना करना पड़े और उसमें इंप्रूवमेंट करके सब लोग उसको यूज करें। यही बात इस सारी चीजों पे लागू होती है लिनक्स एंड ऑल। देन व्हाट इज अदर एक्शन? डीकार्बोनाइज इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डिंग्स। ये इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज, ध्यान रखें कार्बोनाइज मतलब कार्बन लगाना और डीकार्बोनाइज माने हटाना, कम करना। सो ये इंडस्ट्री को, ट्रांसपोर्ट को एंड बिल्डिंग को क्या करना है? डीकार्बोनाइज। एंड दीज आर द बिगेस्ट एमिटर्स अपार्ट फ्रॉम द पावर। पावर के बाद जब सबसे ज्यादा जो ये कार्बन क्रिएट होता है, एक्सक्रेट होता है, उत्सर्जन होता है, तो वो इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डिंग्स में होता है। तो भारत को इसको ट्राई करना है डीकार्बोनाइज के लिए। इस मीटिंग में भारत का प्रति जो वर्ल्ड का जो व्यू है वो भी हम देखेंगे कि इंडिया, दुनिया ये सोचती है कि इंडिया नॉट विलिंग टू कमिट टू अ नेट जीरो एमिशन टारगेट। जो नेट जीरो एमिशन टारगेट है कार्बन को लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, तो भारत उसको कमिट नहीं करना चाहता ये नेट जीरो टारगेट को अचीव करने के लिए। सो व्हाट इज नेट जीरो? इट्स achieving a balance between the amount of greenhouse gas emission produced and the amount removed from the atmosphere। मतलब एक बैलेंस हमको रखना है, जितना एटमॉस्फेयर में हम ग्रीन हाउस गैसेज क्रिएट कर रहे हैं, एक्सक्रेट कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, और जितना ये रिमूव हो रही है एटमॉस्फेयर से। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रॉस जीरो ऑल्सो। ये तो आइडियल सिचुएशन है, रिड्यूसिंग ऑल एमिशंस टू जीरो, नॉट रियलिस्टिक। जी हाँ, ये संभव ही नहीं है। इसमें बात ये हो रही कि जो उत्सर्जन है, जो एक्सक्रेशन है, जो एमिशन है, उसको बिल्कुल जीरो लेके आना, जो कि भाई किसी भी इंडस्ट्रियलाइज कंपनी में, कंट्री में ये संभव नहीं है। तो ये टारगेट है नेट जीरो, ताकि भाई जितना आप एमिशन करते हैं उससे ज्यादा आप रिमूव कर दें, तो बात कोई समस्या वाली नहीं है। देन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज क्राइसिस, फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ? ओरिजिनेटेड इन द इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड। ये जो क्लाइमेट चेंज है वो बेसिकली क्राइसिस जो है, बेसिकली इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड जो है, औद्योगिक जो देश जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उन्हीं की वजह से है। और उन्होंने बहुत सारा जो विश्व का कार्बन स्पेस है, कार्बन स्पेस मतलब कार्बन उत्सर्जन का ये जो एरिया है, बेसिकली जितना कार्बन उत्सर्जन करना चाहिए, एमिशन करना चाहिए, उन्होंने सारा ये स्पेस ले लिया। तो मतलब दूसरे कंट्रीज के लिए उतनी स्पेस है नहीं। देन अबव कंट्रीज शुड प्रोवाइड फंडिंग एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो भाई डील कैसे करेंगे? डील ऐसे करेंगे कि ये जो भाई जिन्होंने इतना सारा ऑलरेडी एमिशन किया हुआ है, इनको क्या करना चाहिए? फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, ताकि एक तरह से कंपनसेशन दें, एक तरह से उनको रियायत दें, एक तरह से उनको छूट दें, एक तरह से उनको भत्ता दें, एक तरह से उनको आप ये करें, बेसिकली हर्जाना दें, ताकि जो अब ये तो गरीब कंट्री तो एमिशन कर नहीं पाएंगे। तो यदि उस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, इस क्राइसिस को खत्म करना है, तो जो ऑलरेडी विकसित है, इंडस्ट्रियलाइज है, वो अपना जो टेक्नोलॉजी है, फंडिंग है, उसको पुअरर कंट्रीज के संग शेयर करें, ताकि वो भी विकास कर सकें और उनके ऊपर ज्यादा पाबंदी ना हो। मतलब वो कुल मिला के एक विन विन गेम सिचुएशन हो जाए पूरी दुनिया के लिए। देन मिस्टर बिडेन के लिए क्या टास्क है? ये जब ये बात हो रही है, मीटिंग हो रही, तो यहाँ पे इनका काम ये है, परसुएड इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन टू शेयर नॉलेज। इनको अपने देश में जो इंडस्ट्री है और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनको परसुएट करना है, मनाना है, कहना है, ताकि वो भारत के संग भी अपने जो नॉलेज है उसको शेयर करें। देन सब्सिडाइज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है उसको भी सब्सिडी मिले। एंड देन हिज एफर्ट ऑन एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, उनको अपने देश की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसके ऊपर उनको एक्चुअल काम तो उनको करना है। सो these are all the task of मिस्टर बिडेन एंड ही इज कमेंडेड फॉर द साइंटिफिक एफर्ट्स ऑल्सो। इनका बहुत नाम है मिस्टर बिडेन का कि ये साइंटिफिक एफर्ट्स के लिए, एंड इन कंपेरिजन टू ट्रंप जिनको नॉन साइंटिफिक कहा जाता है। तो ये सारी टास्क है इंडिया के लेके। देन एक और आर्टिकल है ये, अ केस फॉर जुडिशियल फेडरलिज्म। ये सुप्रीम कोर्ट के दो लॉयर्स ने लिखा है। तो इसमें बैकग्राउंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि क्यों नहीं यूनिफॉर्म ऑर्डर पास किया जाए कोविड के सिचुएशन पे पूरे कंट्रीज में। ओके, देन यहाँ पे क्या है कि ये जब बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इन वकीलों का ये कहना है कि ये इंडिकेट करता है कि ये कहीं केस जो है उसको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए ना बोले। तो इनका ये कहना था कि पहले भी जब इस तरह के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, तो बाद में उसने सारे कोर्टों को बोला है कि ये जो केस है उधर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करो। तो जब इस कमेंट के बाद भी उनका ये एप्रीहेंशन था, उनका ये मन में ये बात आया कि भाई इस तरह के ऑर्डर फिर से फ्यूचर में हो सकते हैं यदि कोर्ट ने ये बात कह दिया यूनिफॉर्म ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 139A जो है वो बोलता है कि जो केसेस जो हैं वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो सकते हैं। तो एग्जाम के नजरिए से आपको ये बात जानना जरूरी है।
यहाँ पे क्या है, एक वर्ड जो जुडिशियल फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल पावर। सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल पावर जो है एक ही जगह से पावर कंट्रोल अच्छी तरह से नहीं हो सकता, अच्छी तरह से स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, देश अच्छे से नहीं चल सकता, तो इसलिए डिवीजन ऑफ पॉलिटिकल पावर होना जरूरी है। सेंटर क्या करे, स्टेट क्या करे। एंड व्हाट इज जुडिशियल फेडरलिज्म, तो सिंपल बात है, जब फेडरलिज्म मतलब पॉलिटिकल पावर का डिवीजन, तो जुडिशियल फेडरलिज्म मतलब जुडिशरी में भी सेपरेशन ऑफ जुडिशियल अथॉरिटी, और यहाँ पे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है टॉप लेवल पे। तो जब जुडिशियल फेडरलिज्म की बात हो रही है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट कि सोशियो इकोनॉमिक राइट्स लिमिटेड फॉर जुडिशरी देन लेजिस्लेचर। हम जानते हैं कि जुडिशरी के पास बहुत लिमिटेड राइट है कंपेयर टू लेजिस्लेचर, क्योंकि सारा नियम कानून जो है सोशियो इकोनॉमिक इशू पे ये लेजिस्लेचर ही बनाती है। देन फंडामेंटल राइट क्या बोलता है कि राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट इज अ फंडामेंटल राइट। ये सारी बातें इस आर्टिकल में है, तो मैंने मेंशन करना उचित समझा। एक और बात यहाँ पे कि भिलाई स्टील प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर भी होता है। देन द इनडिफरेंट सुप्रीम कोर्ट, बार बार सुप्रीम कोर्ट की उदासीनता, इनका जो काम थोड़ा सा लेट करना, ये बात हमेशा चर्चा में है, क्योंकि द एक्शन एंड इनएक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये सुप्रीम कोर्ट जो है, जो पिछला टेन्योर बीता है, ये कई जगह ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव की जो एक्शन और इनएक्शन दोनों पे ये काफी साइलेंट रहे। देन इट स्टेड अलूफ, अलूफ मतलब ये एकदम मौन रहना, शांत रहना, एट द अरेस्ट ऑफ एक्टिविस्ट एंड जर्नलिस्ट। सुप्रीम कोर्ट कई सारे जो एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट थे, उनकी भी अरेस्ट पे चुपचाप मुंह बंद करके रहा। देन लैक ऑफ जनरल डिसेंट अमंग जजेज इन इश्यूज हैविंग सीरियस पॉलिटिकल रैमिफिकेशन। बात यह है कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में जो जजों का ग्रुप होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ पॉलिटिकल डिसेंट होना चाहिए, असहमति होनी चाहिए। लेकिन हाल ही में देखा गया कि जितने कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रेमिफिकेशन रिजल्ट वाले जो केसेस थे, उस पे किसी तरह का इसमें कोई मतभेद ही नहीं है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इंक्लूडिंग कोविड वाले हियरिंग के ऊपर। मतलब सबका एक साथ सहमत होना, ये कहीं से भी डेमोक्रेसी के लिए और स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए अच्छी बात नहीं है। देन व्हाट इज सेवन शेड्यूल, ये भी चर्चा में है। सेवन शेड्यूल में बात ये कह गई है कि जो स्टेट है, वो स्टेट लिस्ट जो है वो सेवन शेड्यूल का एक पार्ट है। वैसे तो ये सब लोग सेवन शेड्यूल के ही हैं, तो सेवन शेड्यूल में ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, तीन लिस्ट की चर्चा होती है। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होते हैं जो सेंटर के कंट्रोल में होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस वाला जो मैटर है, रेलवेज वाला मैटर है, और कई सारे मैटर हैं, मे बी अराउंड 100 मैटर हैं जो यूनियन लिस्ट में आते हैं। देयर इज देन अदर लिस्ट इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट नाम से क्लियर है कि जो मैटर स्टेट गवर्नमेंट डील करे, फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ एंड पुलिस एटसेट्रा। एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट में क्या होता है कि जो पावर है या जो टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है, वो दोनों स्टेट और यूनियन दोनों कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, सोशल प्लानिंग एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये बात इसलिए की गई है कि सेवन शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के अनुसार जो पब्लिक हेल्थ है दैट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। और यहाँ पे तब फिर किस लिए सुप्रीम कोर्ट बीच में आ रही है, यदि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो, इसलिए यहाँ पे चर्चा हुई है। देन पावर कंपैरिजन ऑफ द एचसी एंड द एचसी, जब वो ये सब डिबेट चल रहा है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि हाई कोर्ट से हमको जो केसेज है ट्रांसफर करने की नौबत आ सकती है, तो इस कंडीशन में जब पावर कंपैरिजन यहाँ पे इस आर्टिकल में किया गया है, तो इस कंपैरिजन के अनुसार द पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड सुप्रीम कोर्ट का पावर अंडर आर्टिकल 32, तो यहाँ पे वाइडर देन द एसी, मतलब हाई कोर्ट का जो पावर है वो ज्यादा है एंड सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा ये है, कम है। किस मामले में? इस मामले में कि द एचसी कैन इशू रिट। इशू जो है, एचसी जो है वो रिट इशू कर सकता है। रिट क्या है? अ रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट। किस मामले में? बोथ इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड ऑन अदर पर्पजेज आल्सो। सो एचसी जो है, हाई कोर्ट जो है, वो रिट जो इशू कर सकता है न केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे, बल्कि दूसरे पर्पजेज पर भी। और ये जो चीज है वो सुप्रीम कोर्ट के ये अधिकार नहीं है या वाइडर नहीं है, इतना बड़ा जो एरिया इसको मिला है हाई कोर्ट को। मतलब रिट के इशू करने में एचसी पे लिमिटेशन है, बट हाई कोर्ट कर सकता है। देन हमारे मित्र यूएस में जुडिशियल फेडरलिज्म का क्या स्टेटस है, तो वहां पे क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है रिव्यूज लेस केसेस फ्रॉम स्टेट इंश्योरिंग ऑटोनॉमी इन द एप्लीकेशन ऑफ फेडरल लॉ। वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो लेस केस को, स्टेट वाला जो कोर्ट है उससे कम केसेस को, उससे मिले हुए कम केसेस को रेफर करता है, कम केसों को रिव्यू करता है। सिंपल बात है कि यूएसए में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट से आए हुए बहुत कम केसों को ही रिव्यू करता है। और इससे क्या होता है कि आपकी जो ऑटोनॉमी इन द एप्लीकेशन ऑफ फेडरल लॉ,
जो फेडरल लॉ है उसको एक तरह से ऑटोनॉमी मिल जाती है, स्वशासन मिल जाता है, जैसे मन करता है, उचित लगता है, वैसे ये हाई कोर्ट वहां के काम करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड जुडिशियल फेडरलिज्म, और यहाँ पे यूएस की जो स्टेटस है वो बताई गई है। देन नीड ऑफ यूनिफॉर्म जुडिशियल ऑर्डर अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में, भारत जैसे डाइवर्स कंट्री में क्यों, कब नीड ऑफ, कब जरूरत होगी यूनिफॉर्म जुडिशियल ऑर्डर की, तो ये जरूरत तब होगी जब एक अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज और जजमेंट ऑन लीगल इंटरप्रिटेशन, जब एक क्लियर भाई झगड़ा हो रहा है, कुछ मतभेद है किस चीज पे, जब कुछ लीगल इंटरप्रिटेशन है तब जाके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कोविड वाले मैटर पे कुछ भी ऐसा इशू नहीं था, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इंटरप्रिटेशन में कुछ इशू नहीं था। तो मेन बात ये हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो अपना वर्किंग एरिया है वो इस प्रिंसिपल पे काम करना है कि ऑटोनॉमी नॉट यूनिफॉर्मिटी, ये स्वशासन होना चाहिए, न कि यूनिफॉर्मिटी, समानता की जरूरत नहीं है। एचसी अपना काम करे ताकि ऑटोनॉमी आए, एचसी अपना काम करे। एंड दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, इसको बांटना, न कि सेंट्रिज्म, इसको केंद्रीकरण नहीं करना है ना, पोलराइज नहीं करना है, सबका अपना काम बटा होना चाहिए। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि जीएस एंड द हिंदू एनालिसिस को लेके आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने इसमें पूरा पार्ट नहीं कवर किया, पूरा पार्ट में बहुत वीडियो लंबा हो जाता, मुझे तैयारी भी करनी है उसकी। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को इंग्लिश और जीएस के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज मैं आपकी तैयारी के लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।